नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। देखिए, राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों का हम अध्ययन करते हैं तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से उच्चावच और संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 4 भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन से हैं तो उन पर बात करते हैं और उसके बाद हम एक भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। राजस्थान को भौगोलिक उच्चावच तथा संरचना के आधार पर 4 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया। यानी कि राजस्थान को भौगोलिक उच्चावच और संरचना के आधार पर 4 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला जो है वह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी। इस तरह से हम राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित करते हैं। जो राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है उसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहां है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहां जो है यहां है अरावली पर्वतीय प्रदेश,
यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश और यह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरह से राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया। आज हम इन 4 भू आकृति प्रदेशों में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो भू आकृति प्रदेश है, जिसे हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति कैसे हुई है, और उत्पत्ति से हमें इसकी विशेषताओं के बारे में पता चलेगा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति कैसे हुई है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश कि राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति। कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब उत्पत्ति को समझना। मध्यजीवी महाकल्प, जिसे मीसोजोइक एरा में द्वितीयक युग के क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से निकले लावा के जमाव से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की
उत्पत्ति हुई है। यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मध्यजीवी महाकल्प, जिसे हम मीसोजोइक एरा कहते हैं, जिसकी अवधि 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लगाकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, इस कालखंड में जो है क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से जो लावा निकला है, उस लावा के जमाव से हुई है। अब देखिए इसका तात्पर्य क्या है समझना, कि पहले जब पूरी पृथ्वी, कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वह एक आग के गर्म गोले के रूप में हुई थी। यानी कि प्रारंभ में पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी। धीरे धीरे जब वह ठंडी हुई तो ठंडी होने के परिणाम स्वरूप स्थल भाग और जल भाग बना। तो पृथ्वी पर पहले दो भाग थे, एक था स्थल मंडल और एक था जल मंडल। एक तो क्या था, स्थल मंडल, जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। और एक भाग था, वह था जल मंडल, जिसे क्या कहा जाता था, पैथालासा कहा जाता। देखिए प्रारंभ में पूरी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई थी, एक स्थल मंडल और एक जल मंडल। धीरे धीरे जो है यह पेंजिया दो अलग अलग भागों में टूटा। यानी कि पेंजिया के दो भाग हो गए, जिसमें जो उत्तरी भाग था इसे कहा गया अंगारा लैंड, और जो यह दक्षिणी भाग था इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, और जो यह जल राशि थी इसे कहा गया तैतीस सागर। यानी कि प्रारंभ में दो भाग थे, स्थल मंडल और जल मंडल। स्थल मंडल दो भागों में टूटा, उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। क्लियर क्या? अब इस गोंडवाना लैंड में क्या हुई, ज्वालामुखी क्रिया हुई, और ज्वालामुखी जो है वह दरारों के माध्यम से धरातल के ऊपर आया, और धरातल के ऊपर आकर इसका जमाव होता चला गया, और उससे जो एक पठारी संरचना बनी उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो हाड़ौती का पठार है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहां किस प्रकार की संरचना है, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि यह जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, और यह एक द्वितीय क्रम की संरचना है। और भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि यह जो गोंडवाना लैंड था, इस गोंडवाना लैंड के से एक प्लेट अलग हुई, जिसे क्या कहा गया, इंडियन प्लेट। और जब इंडियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर विस्थापित हुई, और इसी से किसका निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ। तो इसलिए ध्यान रखना कि गोंडवाना लैंड से जिसका भी निर्माण हुआ है राजस्थान में, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र है चाहे वो पठारी क्षेत्र है, जो भी गोंडवाना लैंड से निर्मित है वह सभी इंडियन प्लेट के आधार पर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, और हाड़ौती का पठार भी जो है इसी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। क्योंकि कई बार हमें भारत के उच्चावच के संदर्भ में पूछा जाता है कि हाड़ौती का पठार किस भारतीय उच्चावच का भाग है, तो
तो देखिए ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही भाग है। और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में यह जो हाड़ौती का पठार है, यह किसका भाग माना जाता है? तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि यहां पर एक पठार है जिसे हम कहते हैं मालवा का पठार। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। और इस मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग है, यह भाग है, यह है और मालवा के पठार का यह जो भाग है, यह क्या है? उत्तरी भाग। और मालवा के पठार का उत्तरी भाग ही क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग प्रदेश के रूप में या हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी कि हाड़ौती के पठार की जो उत्पत्ति है वह कब, किससे और किस प्रकार से हुई। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है यह एक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित संरचना है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब ज्वालामुखी में कौन सी क्रिया हुई? तो ध्यान रखना, दरारी उद्गार, यानी कि दरारों के माध्यम से लावा धरातल के बाहर आया और उससे जो है इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे हम दरारी उद्गार कहते हैं। ज्वालामुखी में जब छिद्र उद्गार होता है तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, और जब दरारी उद्गार होता है तो उस समय जो है किसका निर्माण होता है? पठारों का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो पठार है वह सब क्रिटेशियस कालीन दरारी उद्गार का ही परिणाम है, जो कहां हुई थी? गोंडवाना लैंड में हुई थी। तो क्लियर हो चुका होगा कि हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब इस उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार की क्या विशेषताएं हैं जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, हम बात करेंगे हाड़ौती का पठार जिसे हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे पहली विशेषता है कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश द्वितीयक क्रम की संरचना है। जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के जमाव से हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है यह द्वितीयक क्रम की संरचना है, क्योंकि इसका निर्माण अंतर्जात बलों के कारण हुआ है और द्वितीय क्रम की संरचना होने के कारण यह ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के
जमाव से हुई है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा, भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। इस कारण भारत के भू आकृति प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। यानी कि यह जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है और इसीलिए यह भारतीय उच्चावच में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। ये ध्यान रखना, अरावली भी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है और हाड़ौती का पठार भी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। अब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में अनेकों प्रकार की जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं और साथ ही अनेकों जो है पठार हैं। तो अब हमें यह पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में भी यह जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह किसका भाग है? तो देखिए, ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। यह भी ध्यान रखना कि यह जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में जो मालवा का पठार है, उस मालवा के पठार का क्या है? उत्तरी भाग है। यानी कि यह मालवा के पठार का ही भाग है और मालवा के पठार का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता है, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। अब इसको हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अब समझना, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में हाड़ा वंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। यानी कि यह जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 प्रमुख जिले आते हैं, यहां पर जो है हाड़ा वंश का क्षेत्र अधिकार होने के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया? हाड़ौती का पठार। इसीलिए सामान्यतः हम इसे हाड़ौती का पठार के रूप में जानते हैं। अब देखिए, बात करते हैं राजस्थान के मानचित्र में हम देखें तो सबसे पहले यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्यों कहलाता है? क्योंकि यह राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। दक्षिण
पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से हम इसको जानते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि यहां पे हाड़ा वंश का क्षेत्र अधिकार था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया। अब यहां से जो मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है कि यहां राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो यह ध्यान रखना, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.89% है। राउंड फिगर में बात करते हैं तो लगभग 7% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है, और इसमें लगभग राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। इसीलिए हमारा यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यहां राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7% होने के कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भू आकृति प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है। क्लियर। और जनघनत्व में बात करते हैं तो दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भू आकृति प्रदेश है। तो इस तरह से हमें इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार के जो है कुछ विशेषताएं क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे जो पूछी जा सकती है, उन पर हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.89%, 7% है। क्लियर हो चुका है कि यह जो भौतिक प्रदेश है जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89%, राउंड फिगर में बात करते हैं तो लगभग 7% इसके अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। अब यहां से हमारा प्रश्न बनता है कि यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा यहां जो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा
भू आकृति प्रदेश यानी कि भौतिक प्रदेश है। यदि हम बात करें जनसंख्या की तो देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% भाग निवास करता है, यानी कि इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो है लगभग 11% भाग निवास करता है। यानी कि जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से तीसरा स्थान है। जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से हाड़ौती के पठार का राजस्थान में तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, उसके बाद जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और उसके बाद कहां पर है, हाड़ौती के पठार में। इसलिए जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से तीसरा स्थान है। और यदि जनघनत्व की दृष्टि से पूछा जाए, जनघनत्व की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। यह भी ध्यान रखना कि जनघनत्व की दृष्टि से पूछा जाए तो यह दूसरे नंबर पर आता है कि सर्वाधिक जनघनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश का है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद में दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार है। अब हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए हाड़ौती के पठार में 4 जिले अवस्थित है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यह ध्यान रखना, हाड़ौती के पठार में जो है वह 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि मेवाड़ का पठार, जिसका विस्तार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। मेवाड़ का पठार हाड़ौती के पठार को
अरावली, पर्वतमाला से अलग करता है। यह ध्यान रखना कि मेवाड़ का जो पठार है वह हाड़ौती के पठार और अरावली पर्वतमाला दोनों को अलग करता है। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हाड़ौती के पठार को अरावली से अलग करने वाली संरचना कौन सी है, तो वह मेवाड़ का पठार है। मेवाड़ का पठार भी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही भाग है, लेकिन वह इस हाड़ौती के पठार का भाग नहीं है, यह ध्यान रखना। तो इस तरह से हमें हाड़ौती के पठार की विशेषताओं को, जो उसकी उत्पत्ति से संबंधित है, उन विशेषताओं को पूछा जाता है। इसके बाद इसकी और भी विशेषताएं, जिसमें हाड़ौती के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे जो है कौन सी नदियां पाई है, यहाँ पे कौन सा अपवाह क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी समस्याएं हैं, जलवायु को लेके कई और विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उनके बारे में भी हम अलग से आगे जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।